सभी स्टूडेंट्स को नमस्ते। आज हम इफ़ेक्ट्स ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कि धातुओं जो पार्टिकल्स होते हैं या जो मेटल पार्टिकल्स होते हैं वो किस प्रकार से एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं और हमारे लिए किस प्रकार से वो हार्मफुल होते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, पहले तो ये देखें सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते क्या है। इनके बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट से ही सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स का निर्माण होता है। इसमें दो या दो से अधिक प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन अब हाइड्रोकार्बन में मुख्यतः जो यहाँ पर यूज करते हैं होती है हाइड्रोजन। साथ में जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कैटालिस्ट, तो यहाँ पर भी एक कैटालिस्ट के रूप में जो कार्य करता है वो है सनलाइट। यहाँ पर भी सनलाइट की आवश्यकता होती है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन्स, सनलाइट की अल्ट्रावायलेट रेज, इनकी प्रेजेंस में विभिन्न प्रकार के सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं। अब कौन कौन से, ये बहुत बार चर्चा हम कर चुके हैं। मुख्यतः PAN, इसका पूरा नाम पूछा जाता है। विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिता एग्जाम्स होती हैं उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका पूरा नाम क्या है? परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसी प्रकार PBZN, इसका पूरा नाम परऑक्सी बेंजाइल नाइट्रेट। इनके अलावा एल्डिहाइड, ये भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के अंदर आता है। इनके द्वारा इसका फॉर्मेशन भी किया जाता है। इनके अलावा ओजोन, O3, ओजोन के बारे में आपको पहले ही पता है कि ये हमारे लिए लाभदायक भी है, परंतु इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए हार्मफुल होती है। तो आज हम जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं ये किस प्रकार से प्लांट्स और एनिमल्स के लिए नुकसानदायक है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल्स हमने देख लिए कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट, ये जो प्लांट्स के अंदर श्वसन में तो वृद्धि कर देते हैं, श्वसन में तो वृद्धि होती है तथा प्रकाश संश्लेषण में कमी आ जाती है। क्वेश्चन ये बन रहा है कि श्वसन में तो वृद्धि हो रही है और प्रकाश संश्लेषण में कमी आ रही है, तो प्लांट्स को क्या नुकसान है इसका? अगर ये कंडीशन पादप के अंदर लंबी अवधि तक रहती है तो प्लांट्स में रिजर्व जो फूड मटेरियल है, या ये बात करें जो भोज्य पदार्थ हैं, इनकी कमी हो जाती है। और इनकी कमी होने के कारण पादप में
विभिन्न प्रकार की क्रियाओं पर मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं इनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तथा भोजन की कमी के कारण प्लांट डेड हो जाता है, उनकी जो वृद्धि है वो रुक जाती है। हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट में एक चर्चा की थी कार्बन डाइऑक्साइड। ये फोटोसिंथेसिस में वृद्धि कर रही है। कब वृद्धि कर रही है? जब आवश्यक कंडीशंस, न्यूट्रिशंस या जो मिनरल्स, इनके अलावा सनलाइट्स, इनमें वृद्धि हो रही है, तब फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है CO2 बढ़ने के कारण, अन्यथा नहीं बढ़ता। इनके अलावा एक सामान्य सी क्वेश्चन यह बनता है कि यदि किसी प्लांट्स में श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की दर समान हो जाए तो पादप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ, उस स्थिति में प्लांट्स के ऊपर क्या प्रभाव होगा? अगर ये दोनों क्रियाएं लंबी अवधि तक स्थिर रहती हैं तो जो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, पादप में आवश्यक पदार्थों का संचय संश्लेषण नहीं होता और वो प्लांट्स अपनी जो एक्टिविटीज है वो करने में असमर्थ हो जाता है तथा लंबी अवधि के पश्चात वो भी डेड प्लांट्स के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर तो कंडीशन ये थी कि श्वसन दर बढ़ रही है और प्रकाश संश्लेषण कम हो रहा है, तो ये प्लांट्स तो निश्चित ही डेड की अवस्था में चला जाता है। जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स का इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पर, सेकेंड देखें, कुछ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जैसे पेरोक्सीबेंजाइल नाइट्रेट, ये हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक होता है। दृष्टि इसको ये कमज़ोर कर देता है या आंखों को ये अत्यधिक मात्रा में उत्तेजित करते हैं, जिनका हानिकारक प्रभाव होता है। इनके अलावा इनके द्वारा अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या श्वसन से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग इनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है, वो कौन सा पोल्यूटेंट्स है? ओजोन, O3। O3 का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है तथा एनवायरनमेंट में कहाँ पर ये उपस्थित है, किस प्रकार से तो ये लाभदायक है, किस प्रकार से ये हानिकारक है। ओजोन जो गैस है, ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है इस परत में सामान्य तो उपस्थित है, जो पृथ्वी से लगभग 25 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर ओजोन की अधिकता पाई जाती है। ओजोन जीवों के लिए, प्लांट्स के लिए एक रक्षा आवरण के रूप में कार्य करता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है इनको पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती। या हम ये बात करें कि 3000 एंगस्ट्रॉम से कम वेवलेंथ की जो रेज है वो ओजोन के द्वारा पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकती, जो हमारे लिए रक्षा के रूप में कार्य करती है।
परंतु कुछ ऐसे कारक जो ओजोन्स में कमी ला रहे हैं। पहले तो देखें इसका जो फॉर्मेशन है वो सामान्यतः किस रूप में हो रहा है। हमने चर्चा की थी विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब ये अल्ट्रावायलेट रेज अवशोषित करते हैं तो ये उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। इसके द्वारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाती है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है तथा ये ऑक्सीजन अन्य ऑक्सीजन अणुओं से क्रिया करके ओजोन का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ओजोन का निर्माण होता है। अब इस ओजोन में कमी आने का जो कारण है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण ओजोन में कमी आ रही है। इसका प्रमुख कारण है CFC, और CFC जो अधिक यूज की जा रही है, किस में इसको अधिक काम में लिया जाता है? तो एक तो जैसे फ्रीज है, विभिन्न प्रकार के जो शीत भंडारगृह हैं इनमें इनको यूज लेते हैं। इनके अलावा एयर कंडीशनर के अंदर इसको काम में लेते हैं। इनका यूज अगर हम अधिक मात्रा में कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम ओजोन में कमी कर रहे हैं। ये CFC किस प्रकार से ओजोन में कमी करती है? CFC का अगर हम फॉर्मूला देखें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अब इसमें ये जो CFC है ये अल्ट्रावायलेट रेज की कंडीशंस में उपस्थिति में ये क्लोरीन एटम मुक्त करती है और एक क्लोरीन एटम लगभग 1 लाख ओजोन जो मॉलिक्यूल है इनको सामान्य ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। और सामान्य ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने के कारण ओजोन में निरंतर कमी, और कमी होने का सीधा जो इफेक्ट पड़ेगा वो पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट रेज बढ़ेंगी, जिसके कारण त्वचा कैंसर जैसे रोग व्यक्तियों में देखने को मिलेंगे। ये तो हो गया इसका लाभदायक प्रभाव, परंतु मैंने आपको बताया कि इनके द्वारा हार्मफुल इफेक्ट भी होता है। अगर इसकी सांद्रता ज़्यादा हो जाती है तो ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए नुकसानदायक है। एनिमल्स के बारे में चर्चा करें। यदि ओजोन की मात्रा 0.2 ppm है तो मानव पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु थोड़ी इसमें वृद्धि हो गई, 0.3 ppm हो गई, उस कंडीशन में नाक व गला उसमें उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। इनके अलावा इसकी मात्रा 1 ppm से लेकर 3 ppm तक हो गई, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो उस कंडीशन में 2 घंटे के अंदर व्यक्ति कमजोरी या घबराने की स्थिति में आ जाएगा, यानी इसमें घबराहट उत्पन्न हो जाती है। अगर इसकी मात्रा 9 ppm तक हो जाती है, उस कंडीशन के अंदर जो हार्ट है लगभग ये मानो कि वो कार्य करना बंद कर देगा और व्यक्ति डेड की अवस्था में जा सकता है। यदि हम प्लांट्स के बारे में चर्चा करें
तो प्लांट्स के लिए भी इनका नुकसानदायक प्रभाव होता है। पापेटी एंड गिलमोर के अकॉर्डिंग यदि इसकी मात्रा 0.02 ppm प्लांट्स के पास है तो कुछ पादप जैसे टमाटर, कपास आदि डेड की अवस्था में चले जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इनके अलावा इनके अन्य इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। जो लीफ है वो परिपक्व होने से पहले ही पीली हो जाती है, उनका शीर्ष पार्ट जल जाता है, टॉप बर्न हो जाता है तथा जो पर्णफलक लेमिला है उसमें विभिन्न प्रकार के वाइट स्पॉट बन जाते हैं। यानी हम ये दर्शा सकते हैं कि जो लीफ है वो कार्य करना बंद कर देती है। तो यहाँ पर जो इफेक्ट रहेगा वो सीधा किसके ऊपर रहेगा? फोटोसिंथेसिस पर रहेगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पर नगण्य हो जाएगी। पहले ही हमने चर्चा की थी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो रही है और श्वसन की क्रिया बढ़ रही है तो प्लांट कहाँ जाएगा? डेड की अवस्था में जाएगा। इनके अलावा ये विभिन्न प्रकार के जो कुछ अन्य प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स में जैसे रबर है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, इनके साथ रिएक्ट करके उनको ये कमज़ोर बना देती है। तथा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका संश्लेषण हीके द्वारा या हीके के द्वारा उनका शोध किया गया, अमेरिकी वैज्ञानिक हीके, उन्होंने बताया कि जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी एनिमल्स में डिजीज उत्पन्न कर सकते हैं। किस प्रकार से? कि जैसे एक तो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये म्यूटेशन उत्पन्न करते हैं, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन एक ऐसी कंडीशंस है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित हो सकता है। उन्होंने हीके ने अमेरिका के 38 शहरों में इन गैसों पर अध्ययन किया था और उसी प्रकार की डिजीज वहाँ पर अनेक व्यक्तियों में देखने को मिली थी। इनके अलावा जो नाइट्रिक एसिड बनता है, जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स के लिए जिम्मेदार माना जाता है, उनमें भी इनके द्वारा विकृति उत्पन्न की जाती है। तो इस प्रकार से ये जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स और जो ओजोन गैस, ये हमारे लिए लाभदायक के साथ साथ नुकसानदायक के रूप में भी कार्य करते हैं। तो आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। ओके, धन्यवाद।